हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 35, जिसमें आज केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन हम सब करने वाले हैं और ये बेसिक से शुरू हुआ है केमिस्ट्री। तो चलिए आप सब इस वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पीडीएफ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता हूँ आप सबको। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो जल्दी से आप जाइए और आराम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पाइए। ठीक है, चलिए 341 नंबर प्रश्न से देखेंगे। सेट नंबर 34 तक हम सब 340 प्रश्न देख चुके हैं। ठीक है, और ये सिर्फ एनसीईआरटी साइंस के बेस्ड पे क्वेश्चन तैयार किया जाता है, यानी क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का जो साइंस का बुक है एनसीईआरटी का, वहीं से प्रश्न लिया गया है। तो पहला है केमिस्ट्री, यानी रसायन शब्द किन दो शब्दों के मेल से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीमिया प्लस हिस्ट्री। अब ये कीमिया और हिस्ट्री है क्या? तो कीमिया का मतलब होता है, यह एक ग्रीक शब्द है, ग्रीस का भाषा है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। हिस्ट्री का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। ठीक है, हिस्ट्री मतलब होता है अध्ययन करना, यानी काली मिट्टी का अध्ययन करना ही केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान का पिता लेवोसियर को कहा जाता है, या लेवोजियर भी आप बोल सकते हैं। लेवोसियर ने सबसे पहले तत्वों को परिभाषित किया। ठीक है, एलिमेंट्स जो होता है, तत्व होता है। तत्व क्या होगा? जिसको आप तोड़ ही नहीं सकते। जैसे ऑक्सीजन को आप कैसे तोड़ेंगे, लेकिन आप पानी को तोड़ सकते हैं। उसका क्या होता है सूत्र? H2O। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो दोनों को हम सब अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम ऑक्सीजन दे देंगे तो उसको अलग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लेवोसियर ने सबसे पहले तत्वों को परिभाषित किया। और लेवोसियर ने क्या कहा तत्व के बारे में? कि तत्व पदार्थ का शुद्धतम कण है। लेकिन आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बॉयल। दोनों में अंतर है। तत्व का डिफिनेशन यानी परिभाषा का खोज कौन किया? तो केमिस्ट्री का जो जनक है लेवोसियर, उनके द्वारा किया गया। लेकिन तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 342 सेकेंड क्वेश्चन है, मतलब 342वां क्वेश्चन। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा लेवोसियर। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? लेवोसियर का कहना था द्रव्यमान का सृजन या क्षय नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे हम सब समझेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हो गया 12 ग्राम, O2 का हो गया 32 ग्राम। और जब ये दोनों मिलता है तो यहाँ पे क्षय नहीं हुआ, बल्कि वही रहा। 32 और 12 को जब आप ऐड करेंगे तो 44 ग्राम पुर जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है, जब इसको मिक्स्ड भी कर लेंगे तो द्रव्यमान कम नहीं होगा और ना ही अधिक होगा। दोनों हमेशा क्या होगा? नियत होगा, बराबर होगा। तो नोट में आप पढ़ सकते हैं कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। यानी कार्बन 12 था, O2 का 32 होगा, दोनों को मिलाएंगे तो 44 होगा। यानी ना तो 12 में कमी आया, ना ही 32 में कमी आया, ना ही 44 में कमी आया और ना ही अधिक हुआ। ठीक है, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। याद रखेंगे किनके द्वारा दिया गया है? तो लेवोसियर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 343, भारतीय रसायन का पिता किन्हें कहा जाता है? आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल चंद्र राय। इन्हें भारतीय रसायन का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा किए गए निर्माण, इन्होंने एक्वारेजिया, जिसे अम्लराज कहा जाता है, इसका निर्माण किया। अभी आगे हम सब क्वेश्चन में समझेंगे कि अम्लराज क्या होता है। दूसरा, इसके अलावा इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का भी निर्माण किया है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कॉस्टिक भी कहा जाता है। इसका उपयोग काले इंक यानी वोटिंग इंक में करते हैं। जब आप वोट देके आते होंगे तो आपके जो लिटिल फिंगर है उसमें इंक लगा दिया जाता है कि आप दोबारा से वोट देने ना जाएं। ठीक है, तो इसको कौन आविष्कार किए थे? तो प्रफुल्ल चंद्र राय यानी PC रॉय। इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट की खोज की और इसके अलावा एक्वारेजिया, जिसे अम्लराज भी कहा जाता है, इसका भी निर्माण इन्होंने किया। अभी जानेंगे अम्लराज के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 344, अम्लराज क्या है? तो इसे रॉयल वाटर भी कहते हैं। यह दुर्लभ धातु को अपने में घोल देता है। इसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल यानी NHO3 का मिश्रण होता है, यानी मिला हुआ होता है। भारतीय रसायन के पिता प्रफुल्ल चंद्र राय को नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो अब हम सब समझेंगे इसमें कि दुर्लभ धातु एक्चुअल में होता क्या है। अभी हम सब अम्लराज पढ़े पिछले क्वेश्चन से। अभी अम्लराज हम सब समझ गए, इसको रॉयल वाटर बोलते हैं। इसमें 3 HCl रहता है और 1 NHO3 रहता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है ये। आप समझेंगे कि ये दुर्लभ धातु यानी किस धातु को ये अपने में घोल लेता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 345,
किन तीन मूल्यवान धातु को मुद्रा धातु कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सोना प्लस चांदी प्लस तांबा। इन तीनों का मिश्रण जो होता है इसी को क्या बोलते हैं? मुद्रा धातु। मुद्रा धातु पुराने आवर्त सारणी के अनुसार एक बी वर्ग में आता है और आधुनिक आवर्त सारणी के 11वें वर्ग का धातु है। दुर्लभ धातु की बात हम सब कर रहे थे, तो दुर्लभ धातु को मूल्यवान धातु कहा जाता है जिसकी संख्या 3 ही है। क्या? तो सोना, प्लेटिनियम और चांदी, ये तीनों मूल्यवान धातु है और अम्लराज क्या करता है? इन तीनों धातु को अपने में घोल लेता है। ठीक है, उसके पास ये कैपेबिलिटी है। अब सोना का परमाणु क्रमांक एग्जाम में आता है तो 79 होता है, प्लेटिनियम का 78 होगा और चांदी का 47 होगा। तो आप अगर पुराने हिस्ट्री में जाएंगे तो पहले जो सिक्का ढाला जाता था यही 3, सोना, चांदी और तांबा का सिक्का ढाला जाता था और अभी भी भारत सरकार ढालती है। ठीक है, तो सोना, चांदी, तांबा को कौन सा धातु बोलते हैं? तो मुद्रा धातु बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप कि पढ़ने में मजा आ रहा होगा आप सबको। क्वेश्चन नंबर 346, एडम कैटलिस्ट किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम की परमाणु संख्या 78 है। इसे उजला सोना भी कहा जाता है, एग्जाम में बहुत बार आया है। उजला सोना किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को। पहली बार कैटलिस्ट उत्प्रेरक के रूप में खोज डोबो रिनर ने किया था। डोबो रिनर ने आवर्त सारणी में त्रिक नियम दिया था। ठीक है, अब ये त्रिक नियम क्या होता है आइए नीचे समझते हैं। इन्होंने तीन तत्वों की श्रेणी बनाई जिसमें मध्यवर्ती तत्व का परमाणु भार दोनों का औसत होता है। उदाहरण के तौर पे लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। ठीक है, लिथियम का परमाणु जो द्रव्यमान है मतलब परमाणु संख्या 7 है और सोडियम का 23 है और पोटेशियम का कितना है? तो पोटेशियम का हो जाएगा आपका 39। अब अगर देखें औसत इसका कैसे निकालेंगे, तो लिथियम प्लस पोटेशियम बाई 2, यानी जो पहला नंबर है और जो आखिरी नंबर है उन दोनों को जब आप जोड़ देंगे, यानी 7 और 39 को जब हम जोड़ दिए और बाय किससे कर लिए? 2 से कर लिए डिवाइड, तो कितना गया? 23 और 23 सोडियम का परमाणु भार है। ये परमाणु भार दिया हुआ है, तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि ये त्रिक नियम क्या है? डोवेनियर का त्रिक नियम क्या है कि जो पहला वाला है और जो आखिरी वाला है उन दोनों को जब ऐड करके आप 2 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमेशा बीच वाला का परमाणु भार होगा। तो लिथियम और पोटेशियम को जब हम जोड़ दिए और 2 से जब भाग कर दिए तो हम सबका 46/2 आया और 46/2 का मतलब 23 हो गया, इसलिए सोडियम का परमाणु भार क्या है? 23। इसी को बोलते हैं डोबे रिनर का त्रिक नियम। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 347, चांदी यानी सिल्वर का परमाणु संख्या कितना है? तो आंसर हो जाएगा 47। यह आधुनिक आवर्त सारणी के 11वें वर्ग में आता है और पुराने आवर्त सारणी के 1b वर्ग में आता है। इसके 4 प्रमुख यौगिक हैं, इसका उपयोग बहुत बार आता है। तो पहला हो गया सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसका प्रयोग धूप चश्मे में किया जाता है। ठीक है, कभी कभी आप देखते होंगे कि ब्लैक हो जाता है शीशा, तो उसी को बोलते हैं इसका उपयोग किया जाता है सिल्वर क्लोराइड का। दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तीसरा है सिल्वर आयोडाइड, बहुत बार एग्जाम में आया है, कृत्रिम वर्षा कराने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग हमसे पहले भी जान गए, इसका उपयोग वोटिंग इंक में किया जाता है, यानी आप वोट देने के बाद जो आपको लगा दिएगा तो उसी को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, यानी वोटिंग इंक में किया जाता है। तो ये सिल्वर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 348, मृदा में कितने तत्व होने चाहिए तब वह मृदा उर्वरक कहलाएगी, उपजाऊ कहलाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 तत्व। अब अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होना चाहिए और कम मात्रा में? तो आइए देखते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला वृहद मात्रिक तत्व, इसकी संख्या 9 है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये 9 अधिक तत्व होने चाहिए मृदा में। दूसरा है सूक्ष्म मात्रिक तत्व, इसकी संख्या 8 है, बोरॉन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, फेरस, उसके बाद है आपका कोबाल्ट और क्लोरीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 349 नंबर, मृदा में खेती करने के लिए उपयुक्त मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 6.5 से 7.5। मृदा में पीएच मान अगर बढ़ गया तो मृदा क्षारीय हो जाता है। क्षारीय का मतलब होता है 7 से ऊपर। ठीक है, क्षारीय मृदा को खेती योग्य बनाने के लिए निम्न उपाय किया जाता है। क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं? तो पहला है खेती योग्य बनाने के लिए ह्यूमस, यानी जीवों का जो सड़ा गला चीज होता है उसको आप खेत में डाल दें तो उससे खाद बनेगा, तो उससे उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। दूसरा है कार्बनिक पदार्थ डाल देंगे और तीसरा है जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अब ये जिप्सम होता क्या है? तो जिप्सम का पहले सूत्र आप याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछता है।
CaSO4.2H2O, इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी कहते हैं। तो जिप्सम मिलाया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक पदार्थ डालेंगे और ह्यूमस को बढ़ाएंगे, यानी जो सड़ा गला पदार्थ है अगर आप उसको खेत में डालेंगे तो उससे आपकी खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। चलिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम सब। डेली हम सब 10 क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 350, मृदा का पीएच मान अगर घट जाए तो उसे कौन सी मृदा कहते हैं? तो उसको अम्लीय मृदा कहेंगे। अम्लीय मृदा 7 से कम होगा। अम्लीय मृदा में खेती योग्य बनाने के लिए निम्न उपाय किया जाता है। इसमें चूना मिलाया जाता है। इसे कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि ये वाला एपिसोड आपको पसंद होगा। अगर पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ के लिए मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी आप जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। साइंस के इसी तरीके के मजेदार एपिसोड आते रहेंगे, तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।